हेलो बच्चों, मैं के वर्मा, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल के फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3, कूलाम्स लॉ। देखिए, जब दो चार्ज एक दूसरे के निकट रखे होते हैं तो उनके बीच में एक वैद्युत बल कार्य करता है, जिसे हम कूलाम बल कहते हैं। ये जो कूलाम बल है वो निम्न फैक्टर पर कार्य करता है, जिसमें नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them. This force is always act along the line joining of both charges. When two charges are placed at a small distance, or they exert a force on each other, which is known as electric force or Coulomb force. The force of attraction and repulsion between two point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. This force is always act along the line joining of charges. ओके, तो चलिए पॉइंट नोट कर लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि कूलाम्स बल क्या है। ठीक है, देखिए दो चार्ज यहाँ पर दिए गए हैं। ये बेटा है Q1, ये है Q2 और उनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है वो स्मॉल r। ठीक है, एक दूसरा चार्ज ले लेते हैं सेट। ये है Q1, ये है Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, स्मॉल r। ठीक है, पहले सेट में हम सेम चार्ज ले रहे हैं, लाइक चार्जेस, और जो सेकंड सेट है उसमें हम अपोजिट ले रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर वो अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन फोर्स। ओके, तो देखिए दोनों सेम नेचर के, इसलिए रिपल्सन होगा तो ये फोर्स लगेगा। तो 2 पे अगर देखा जाए तो कौन फोर्स लगाएगा, तो फर्स्ट चार्ज, मतलब सेकंड पे फोर्स कौन लगा रहा है, फर्स्ट, इसलिए हमने इसको लिखा 21। और अगर हम फर्स्ट की बात करें बेटा तो फर्स्ट पे कौन सा चार्ज लगाएगा, सेकंड, इसलिए इसे हम कहेंगे 12। ओके, तो ऐसे पढ़ेंगे कि फोर्स ऑन द चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, और F12 का मतलब है यहाँ फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकेंड। ओके, अब देखिए रिपल्सन, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ऐसे लिख सकते हैं आप 21। ओके, तो पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि किस तरीके से हम कूलाम्स लॉ के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आइए देखिए। When two charges are placed at a small distance or they exert a force on each other, which is called electric force and also known as Coulomb force। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट नोट करते, द फोर्स of attraction or repulsion between the charges is number 1, directly proportional to product of magnitude of both charges. Number 2, inversely proportional to square of
डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और एक लास्ट लाइन हम लोगों ने बात कही थी कि जो जो फोर्स हैं वो हमेशा एक्ट करते हैं दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा पर। ठीक है, तो उस पॉइंट को मैं इधर साइड में लिख देता हूँ कि दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्ट along the line joining of both charges। ओके, अब ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए और फिर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं कूलाम फोर्स का मैग्नीट्यूड। ओके, देखिए इसमें दो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। नंबर वन कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और नंबर टू कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ओके, तो देखिए अगर इन दोनों नियम को मिला दिया जाए तो देखिए क्या मिलेगा आपको, Q1 Q2 अपान R²। ओके, अब यहाँ पर साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखेंगे जिसे हम कहेंगे K Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, अब देखिए यही ला हम लोगों ने पढ़ा था। अभी फर्स्ट में हमने देखा, सेकंड में हमने देखा कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके, तो देखिए इन दोनों नियम को मिलाया गया तो फॉर्मूला बन गया। इस के बारे में ज़रा समझ लेते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर वेयर के इज़ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, या इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या बेटा इसे कह सकते हैं कूलम्स कांस्टेंट। ओके, इसको हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं। देखिए इसकी के की दो वैल्यू हैं बेटा, एक है 1, ये होगा इन CGS सिस्टम, और एक वैल्यू बेटा होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये होता है इन MKS सिस्टम। ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को रख देते हैं फॉर्मूले में और देखते हैं नया फॉर्मूला आपको क्या मिलता है। अब देखिए इस वैल्यू को रखते हैं और देखते हैं क्या नया फॉर्मूला मिलता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ओके, जिसकी यूनिट बेटा होगी न्यूटन। ओके, तो R क्या है हमें मालूम है, ये है बेटा डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ओके, एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, इसे क्या हम बोलें। ठीक है, यह है एप्सिलॉन नॉट कहें, या इसे आप कह सकते हैं एप्सिलॉन 0, जिसे हम नाम देंगे परमिटिविटी इन स्पेस या वैक्यूम। ओके, ये परमिटिविटी है। इसकी वैल्यू देखिए बेटा, ये भी याद होना चाहिए। इसकी वैल्यू बेटा होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। और इसकी जो डायमेंशन बेटा होगी वो होगी m-1 L⁻³ T⁻4 और A⁻2। ओके, ये कैसे निकाला जाएगा वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, फिलहाल पहले याद कर लेते हैं। तो देखिए इतने डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, एक होता है एप्सिलॉन और एक होता है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन का मतलब है यहाँ पर परमिटिविटी इन मीडियम। ओके, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लें। देखिए इसे आप नाम देंगे एप्सिलॉन, इसका मतलब है इन मीडियम। ओके, एक होता है
एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम कह सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ओके, और यहाँ पे जो रिलेशन है उसे देख लेते हैं। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी होगा क्या, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम क्या नाम देंगे, के। ओके, देखिए बेटा ये जो के है ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, या इसी को बोलेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को बोलेंगे बेटा स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ओके, तो इस के के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें हम पहला ये कह सकते हैं कि ये डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि डायमेंशन होगी नहीं, क्योंकि यूनिटी नहीं होगी। क्लियर। दूसरी चीज़ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से नाम बोलते ही हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेशियो होता है, और साथ में इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है बेटा 1 होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 और इनफाइनाइट के बीच पाई जा सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट 1 से कम नहीं हो सकती, और ये वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर। चलिए नोट कर लेते हैं इन पॉइंट को भी आराम से। देखिए के की क्या वैल्यू होंगी, इन्हें लिख लेते हैं, नोट बना लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो के की वैल्यू 1 होती है बेटा, वो फॉर वैक्यूम, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.0058 फॉर एयर, के इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर मेटल, और के इक्वल टू 81 फॉर वाटर। ओके, देखिए ये बहुत सारे डेटा हैं जो कुछ याद करिए, क्योंकि जैसे वाटर के हमने लिख दिया है, बाकी न्यूमेरिकल्स में के की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, बट ये 3 डेटा आपको याद होना चाहिए। देखिए वैक्यूम और एयर के लिए हमेशा हम 1 ही लेंगे, और मेटल के केस में हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे, इनफाइनाइट। दूसरी बात हम लोगों ने किया कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। जो रेंज होगी वो 1 और इनफाइनाइट के बीच ही होगी, इसके नीचे 1 से नीचे नहीं हो सकती। ठीक है, और ये वैल्यू ऑलवेज क्या होती है बेटा, पॉजिटिव। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं, नोट बना लेते हैं अच्छे से। कांस्टेंट के। ओके, देखिए बेटा मिनिमम वैल्यू जो होती है 1, मैक्सिमम वैल्यू बेटा होती है इनफाइनाइट, जो इसकी रेंज होगी 1 से ग्रेटर और इनफाइनाइट से कम। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा। और दूसरी बात कि ये ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होती है, इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर। क्लियर। ओके, और ये रिलेटिव वैल्यू है, इसे हम और क्या कह सकते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज, इसे हमने नाम दिया था, उसे भी यहीं पर नोट कर लेते हैं। क्या नाम दिया गया था, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ओके, जिसे आप शॉर्टकट में कहेंगे सिक, SIC। ठीक है, नोट करिए और आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात क्लियर है कि जो फोर्स है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, और दूसरा दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस पर। अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड चेंज कर दें तो फोर्स चेंज हो जाएगा, और अगर हमने चार्ज के मैग्नीट्यूड को फिक्स रखा है कि वो डिस्टेंस को बढ़ा दें या डिस्टेंस में चेंज कर दें, तब भी फोर्स में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं कि अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में कोई डायरेक्टिव मीडियम रख दें तो क्या फोर्स में चेंज आएगा,
क्लियर है, आना है, क्योंकि मीडियम आने से उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बेटा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलिए पॉइंट नोट करते हैं। इफ अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस्ड बिटवीन चार्जेस देन F इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ओके, जैसे ये दिया हुआ है, ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है बेटा, ये है Q1 और ये है Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R। अब इसके बीच में हमने क्या रख दिया, मीडियम रख दिया, ये मीडियम रख दिया गया, ये है K। तो अब हमें समझना है कि ये फोर्स चेंज क्यों हो गया, तो क्यों चेंज हुआ उसका रीज़न समझते हैं। देखिए, या तो चार्ज चेंज हो रहा होगा या तो डिस्टेंस चेंज हो रही होगी, बट देखिए यहाँ पर मीडियम आने से चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। अगर कोई चेंज हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, डिस्टेंस में। देखिए किस तरीके से देखेंगे कि डिस्टेंस चेंज हो रही है और ये क्लियर साफ हो रहा है कि फोर्स अगर कम हो रहा है तो फिर डिस्टेंस अपने आप क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। कैसे पता चला कि फोर्स कम होगा, तो पहले कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, अगर हम एयर में होते तो क्या मेरा फॉर्मूला होता, ज़रा इसकी पहले बात कर लेते हैं। ये आपका Q1 था बेटा, ये Q2 था और ये बीच की डिस्टेंस क्या थी, R। ओके, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला अभी लिखा है कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो F डैश देखिए साफ साफ दिख रहा है। अगर दोनों को डिवाइड करिए, देखिए ये पोर्शन कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा, F/K। देखिए यहाँ पर आपको साफ नज़र आ गया कि फोर्स पहले से क्या हो गया, कम हो गया, K से डिवाइड हो जा रहा है। अब क्यों कम हो रहा है उस रीजन का पता लगाते हैं, किस वजह से कम हो रहा है, क्योंकि फोर्स तो दो ही फैक्टर पर लगता है, एक तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर और एक इसके वजह से चेंज हो सकता है, वो है डिस्टेंस पर। तो एक क्लियर है कि चार्ज के मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज हम कर नहीं रहे हैं, तो अगर ये कम हो रहा है तो उसका रीज़न है डिस्टेंस क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अब कितना बढ़ेगी ये सवाल है हमारे पास, तो चलिए समझते हैं, देखते हैं कि डायइलेक्ट्रिक मीडियम आने से डिस्टेंस में कितना चेंज हो जाता है। तो देखिए मीडियम के लिए फोर्स का जो फॉर्मूला था वो F डैश इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये चार्ज था, देखिए डायग्राम बना लेते हैं, ये बेटा Q1, ये Q2 और ये बीच की डिस्टेंस क्या थी, R थी। क्लियर। और इसके बीच में हमने क्या लिया था, मीडियम डाल दिया गया था। तो ये जो हमने मीडियम लिया उसे हम मान लेते हैं क्या दिया गया, K। अब देखिए पता कैसे लगाएंगे, तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा देखते हैं, नई बातें समझते हैं। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, कुछ अरेंज करेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं, Q1 Q2 अपान K को मैं इसके पास ले आता हूँ। क्लियर, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ज़रा सोचिएगा आराम से। देखिए लिख सकता हूँ ना, देखिए अगर इसको स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करें तो R स्क्वायर आएगा, मतलब क्लियर मैं लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास निकल के आ गया कि Q1 अपान Q2 अपान, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, अगर इसकी हम बात करें तो ये बेटा है इफ़ेक्टिव डिस्टेंस। ओके, ये फोर्स, तो इस फोर्स का चेंज होना डिपेंड करता है इफेक्टिव डिस्टेंस पर, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ, चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर कुछ चेंज हो रहा है मीडियम के आने की वजह से तो वो है इफेक्टिव डिस्टेंस। कितना आया, साफ साफ दिखने लगा आपको कि इफेक्टिव डिस्टेंस बेटा होगा इफेक्टिव डिस्टेंस इक्वल टू √K इंटू R। देखिए ये आपका एक रिजल्ट निकल के आ गया, इसे बहुत अच्छे से याद करिए। अगर दो चार्जेस के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए और उनके बीच की डिस्टेंस अगर R है तो उनके डाइलेक्ट्रिक मीडियम आने से उसकी जो डिस्टेंस है वो √K टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे सपोज मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस T है तो कोई बात नहीं, √K इंटू T हो जाएगा। मान लें दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस D है
तो कोई बात नहीं, हम इसको लिख सकते हैं रूट के इंटू डी हो जाएगा। मतलब जो भी अगर यक्स दिया तो रूट के इंटू यक्स कहिएगा, आर दिया है तो रूट के इंटू आर कहिएगा। तो जो भी आप दिया होगा वो डिस्टेंस रूट के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से हम इफेक्टिव डिस्टेंस को निकालें, और जैसे इफेक्टिव डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएगा यहाँ वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए पॉइंट नोट करते हैं कि इफ़ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड partially between charges, then effective distance and electric force। ओके, चलिए समझते हैं। देखिए बेटा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये चार्ज दिया है, दूसरा चार्ज ये दिया, यह है बेटा Q1, ये है Q2, और बीच की जो डिस्टेंस दी है वो R दी हुई है, और ये है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, जिसकी थिकनेस बेटा कितनी दी हुई है, T दी हुई है, ये T और ये K है। अब हमें इसके लिए फाइंड करना है दो बातें, एक तो इफेक्टिव डिस्टेंस और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आपको मालूम है इस केस के लिए हमने अभी फॉर्मूला बना दिया है बेटा कि एफ डैश अगर आपको फाइंड करना है तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान इफेक्टिव डिस्टेंस अगर निकाल लेते हैं तो काम बन जाएगा। इसका मतलब बहुत ईजी है कि फोर्स पाने के लिए सबसे पहला काम हमें इफेक्टिव डिस्टेंस निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस। ओके, किस तरीके से निकालेंगे, देखिए इस डायग्राम को थोड़ा सा और बेहतर आपको दिखा देते हैं। एक काम करते हैं, इसे इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसे शिफ्ट करेंगे तो देखिए कैसे दिखाई देगा अब आपको, इस तरीके से। देखो यहाँ पर बहुत आराम से समझिएगा, इसको इस तरीके से मैंने शिफ्ट कर दिया। ये आपका टी था। ओके, ये डिस्टेंस बची कितनी, तो देखिए बेटा साफ साफ दिख रहा है r माइनस टी। ओके, ये हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ गई, और ये हमें क्या दिया था, Q1 दिया था, ये हमें क्या दिया था, Q2 दिया था। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है तो बहुत ईजी है, और ये कितनी वैल्यू दी थी, K दी थी। तो अगर हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो बहुत साफ है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, तो देखिए हमने आपको क्या बताया, ये देखिए निकल के आ गया r माइनस टी। अब आती है बारी K वाली। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर कभी भी मीडियम आ जाता है तो जो भी डिस्टेंस दी होगी उसका हमें रूट K से इंटू करना होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस दी है बेटा, T दिया है, और मीडियम कितना है, K। तो इसको बहुत आसानी से आप K से इंटू कर दीजिए, किसके साथ, T के साथ। ओके, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर x दिया होगा तो रूट K इंटू x लिखेंगे, अगर D लिखा होगा तो रूट K इंटू D लिखेंगे, अगर T लिखा होगा तो रूट K इंटू T लिखेंगे। तो आपको मालूम हो गया, यहाँ से हम यहाँ पहुँच चुके, बहुत आराम से लिख सकते हैं r माइनस टी प्लस रूट K इंटू टी। ये है आपका इफेक्टिव डिस्टेंस। वैल्यू रखते हैं और आंसर बना लेते। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला बन चुका, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r माइनस टी प्लस रूट K इंटू टी का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, यहाँ पे बेटा प्लस है। तो ये पहला एग्जाम्पल कंप्लीट, इसे नोट करें और दूसरे एग्जाम्पल से और बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से हम डेटा को नोट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए दो चार्ज दिए हैं, ये है बेटा Q1 और ये है Q2, ठीक है। यहाँ से हाफ में एक मीडियम दिया गया है K1 और एक दूसरा जो मीडियम दे रखा है वो है बेटा K2। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दी हुई है वो R1 है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दी है बेटा वो R2। अब हमें इसके लिए फोर्स निकालना है। देखिए कैसे फोर्स बनाएंगे बेटा, तो F डैश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान इफेक्टिव
डिस्टेंस का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब है कि अगर हमें फोर्स चाहिए तो मुझे पहला काम क्या करना है, इफेक्टिव डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको इस इफेक्टिव डिस्टेंस निकालना आ गया तो इस प्रकार के प्रॉब्लम बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव डिस्टेंस इक्वल टू, ओके ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है पहले। तो अब आपने क्या सीखा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी डिस्टेंस दी होगी उसको रूट के से इंटू कर देंगे। तो देखिए बेटा, रूट के, कौन सा के है, 1, और इंटू क्या दिया है, R1। ओके, यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है तो प्लस रूट के 2 इंटू R2। क्या डिस्टेंस हमें मालूम हो गई, फोर्स में रख दीजिए और आंसर बन जाएगा। तो F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, देखिए बेटा, रूट K1 R1 प्लस रूट K2 R2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये देखिए बन गया फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये कूलम्ब फोर्स का कुछ डिटेल था। अब हम बात करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए क्या हम लोगों ने पहले जो डायग्राम बनाया था उसी चीज़ को मैं दोबारा बना देता हूँ। ये था Q1, ये था बेटा Q2, और बीच की डिस्टेंस क्या दी गई थी, R दी गई थी। क्लियर? अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले फोर्स लिख लेते हैं। रिपल्सन फोर्स हमने लिखा था, शायद आपको याद होगा। इसको हमने लिखा था कि फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ये एक वेक्टर फॉर्म। इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकेंड। ओके, और ये R क्या है, पोजीशन है, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर आप लिखेंगे R12, और इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे R21। ओके, तो चलिए इनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं कि F12 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, और F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू फर्स्ट। ओके, तो इन्हें हम नोट कर लेते हैं पहले कि क्या क्या डिटेल है और उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर F12 की मीनिंग समझते हैं और F21 की मीनिंग समझते हैं। तो ये है बेटा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, और इसको आप कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब इनकी बात करते हैं। ये जो हैं यूनिट वेक्टर हैं, इनको हम यूनिट वेक्टर नाम देते हैं। तो ये क्या है, 12, ये है बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टूवर्ड Q2, और R21 का मतलब है बेटा ये है यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टूवर्ड Q1। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। और फिर अब हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं और देखिए किस तरीके से वेक्टर फॉर्म को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम F12 लिखते हैं, फिर लिखते हैं F21। ओके, देखिए F12 वेक्टर अगर लिखना है, देखिए बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² इंटू लिखेंगे यूनिट वेक्टर 21। ठीक है, ध्यान से। एंड अगर हमें लिखना हो F21 तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², और ये आपका हो जाएगा 12 यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये दूसरा फॉर्मूला। देखिए 21 की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, 12, तो इसके साथ लीजिएगा। 12 की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, 21, तो उससे लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये दोनों जो फोर्स हैं
वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगे, केवल डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो ये हो गया उनका वेक्टर फॉर्म। ओके, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़रा देख लेते हैं वो भी क्या मेथड है। तो दूसरा मेथड भी है वेक्टर को लिखने का तरीका। ठीक है, चलिए नोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर। देखिए हमने कोई नेमिंग नहीं की तो सिंपल इसको हमने लिखा। और आर कैप का मतलब क्या है, आर वेक्टर अपान वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो इसे हम यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर इंटू आर वेक्टर, ये स्क्वायर है बेटा, और अपान आर। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ओके, ये भी एक फॉर्म है वेक्टर फॉर्म। पहले वाला जो फॉर्म हमने लिखा था वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा था, और ये जो दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में दिया है। ये है बेटा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये लॉ केवल उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट यह है कि ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल हैं। और थर्ड पॉइंट है कि कूलम्ब्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या कहिए डायलेक्ट्रिक मीडियम है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। तो चलिए पॉइंट नोट करते हैं और आगे समझते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं। ओके, पॉइंट लिखते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। Number 1, this law is applicable only for charges at rest, not moving charge particle. Point number 2, this law is applicable for point charges. Okay. Third, this is not a universal law because dielectric constant different for different मीडियम। ओके, तो आप देखते हैं कि फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्ज दिए हैं तो उनके बीच किस प्रकार से हम फोर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, तो नोट करते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ओके, तो यहाँ पर ला यूज़ करेंगे सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसमें करना कुछ नहीं, बहुत सारे फोर्स दिए हों तो उनके लिए नेट निकालने का तरीका ये है कि सारे वेक्टर, जितने भी वेक्टर हों उनको आप सबको क्या कर लीजिए, वेक्टर के लॉ के अकॉर्डिंग सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो होगा नेट। ओके, अब देखिए बेटा लेक्चर नंबर 4 में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और साथ में सीखेंगे कि किस तरीके से हम कूलम्ब्स लॉ को यूज़ करेंगे। अब चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।